अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा लास्ट जो चैप्टर कंप्लीट हुआ था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसके कुछ क्वेश्चंस नहीं हुए थे। आज हम उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं और उसी के साथ साथ हम अगला चैप्टर भी स्टार्ट कर लेंगे। तो हम जो क्वेश्चन लेके चल रहे हैं वो नीट के लेंगे इसमें क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन आपके हैं नहीं उसमें, तो हम क्या करेंगे, नीट के लेंगे क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो नीट का है, क्वेश्चन नंबर 1 है 2021 का है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयन, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस। एक बात ध्यान रखना है कि आप ये मत समझना कि नीट का हार्ड होता है। एमयू में लगभग नीट का लेवल और आपका जो बीएससी और जो भी बीएससी लेवल का एंट्रेंस होता है वो सारा का सारा लगभग इक्विवेलेंट ही होता है, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो नीट के और उसके सेम रहते हैं, तो उसमें तो कोई चेंजेस होने वाले नहीं, क्योंकि इसमें बहुत इजी जो बनते हैं क्वेश्चन, हार्ड नहीं बनते इसमें। तो जो सोच रहे हैं कि सर नीट का लेके चल रहे हैं हार्ड होंगे, हार्ड नहीं होते। मैंने आपको नीट लेवल ही वो चीज कराई है, आपको अभी आइडिया हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस, विच वन इज नॉट एन, विच वन इज नॉट एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है। ये है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज या आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर, हम यहां पे कर रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। तो पहला ऑप्शन देखो हमारे पास क्या है, पहला ऑप्शन हमारे पास O2 माइनस O2 माइनस और आपका F माइनस। बी ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पे Na प्लस Mg2 प्लस, Na प्लस और आपका Mg2 प्लस। सी ऑप्शन हमारे पास है Mn2 प्लस और Fe3 प्लस, Mn प्लस 2 प्लस और सॉरी Fe3 प्लस। और डी हमारे पास है यहाँ पे, डी है Fe2 प्लस और Mn2 प्लस, Fe2 प्लस और आपका Mn प्लस 2, ये रहेगा, ठीक है। तो अब जरा इसको आप जरा देखो, आप इसको सॉल्व करो। इसमें क्या निकालना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जो है चेक कर लो। तो देखिए इसमें और इसमें देखो कि हमारे पास O2 माइनस इसमें होंगे इलेक्ट्रॉन 10, ऑक्सीजन के 8 और 2 है इस पर चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाते हैं। और इसके 9 होंगे और एक 10, तो ये हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। लेकिन कह रहा है कौन सा नहीं है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पे भी इसके भी हो जाएंगे 10, एटॉमिक नंबर 11 होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो बचेंगे 10। इसका होता है 12 में से दो इलेक्ट्रॉन निकाले बचेंगे 10। ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 25, Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25, ओके। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो यहाँ बचेगा 23, ओके। यहाँ पे इसका होता है 26, Fe आयरन का होता है 26, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो 23 हमारा बच जाएगा यहाँ भी, ओके। ये भी हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज से आंसर नहीं है। इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें इसका होगा 24, क्योंकि 26 होता है, 24 हमारा बच जाएगा, इसका 25 में से 23, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या है, नहीं है। तो ये वाला हमारा आंसर रहेगा। ये नीट 2021 का क्वेश्चन था हमारा, ओके। और लेते हैं एक पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विद द फॉलोइंग आउटर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट। कौन सा एलिमेंट होगा जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो इसको मैं ज्यादा इसका जो क्वेश्चन ना लिख करके सिर्फ जो मेन पॉइंट है वो लिख रहा हूं। ये भी आपका सीबीएसई का है, जो जब हमारा AIPMT होता था उस टाइप का क्वेश्चन है 2009 का। ये 2009 का क्वेश्चन है
और इसमें पूछा है कि क्या पूछा है इसने, लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट कौन शो करेगा, विच वन शो लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ए ऑप्शन अगर मैं बात करूं तो हमारे पास है 3D3 4s2, बी हमारे पास है 3D5 4s1, 3D5 4s1, और सी हमारे पास है 3D5 4s2, 3D5 4s2, और डी हमारे पास है कि 3D2 4s2, 3D2 4s2 ये रहेगा। इसमें से हमको पता लगाना कौन सा। तो देखो इसमें क्या करना है, इसमें से सिंपल सा हमको ये करना है कि जिसमें आउटर मोशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा। तो ये जो मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकता है कितने करेगा, 5, यानी कि +5 तक ये शो कर सकता है, यानी कि +1 से +5 तक शो कर सकता है ये वाला। इसकी अगर मैं बात करूं तो 5 और 6 है, तो ये +1 से +6 तक शो कर रहा होगा। ठीक है ना, ये चीज है। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है, हमारे पास कि यहाँ पे +7 तक शो करेगा +1 से, आप ऐसे मान लो, क्योंकि इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो +4 तक शो करेगा +1 से, ये रहेगा। तो ये वाला हमारा पास मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट, यानी कि हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा, वो हमारे पास ये होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास होंगे। हमसे एक पूछा एड्रेस वाला क्वेश्चन पूछा है इसमें नीट में, तो वो पूछा है कि एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिस यू विल प्लेस इट इन। ठीक है, तो एक हमारे पास क्वेश्चन है 2002 का, और इसमें पूछा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 3d3 4s2, तो इसे पूछा यू विल प्लेस इट, यू विल प्लेस इट। पहला है हमारे पास 5th ग्रुप, दूसरा है हमारे पास 15 ग्रुप, सी हमारे पास है 2nd ग्रुप, और डी हमारे पास है 3rd ग्रुप। ठीक है, तो इसमें देखो सिंपल सा है। आप मैंने क्या क्या कहा था कि पहले देखो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा कहां गया है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा डी में गया है। ठीक है, तो हम ये वाला लेंगे, तो हमारे पास है 3d3 4s2, तो ये नंबर होता है हमारे पास पीरियड नंबर। तो जो पीरियड नंबर होता है वो यहां पर है 4। कितना है, 4। लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां जाता है, अगर s में जाता है तो s ब्लॉक, p में जाता है तो p ब्लॉक, d में जाता है तो d ब्लॉक, f में जाता है तो f ब्लॉक। तो यहाँ पे हमको यहाँ से पता चल रहा है कि d में 3 इलेक्ट्रॉन है, और जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन d में आते हैं वो आते हैं 10। इसका मतलब इसमें होगा हमारा इलेक्ट्रॉन लास्ट, तो ये हो जाएगा डी ब्लॉक। ओके, अब मैंने कहा था कि डी ब्लॉक का याद करो, मैंने कहा था कि उसमें डी और एस के इलेक्ट्रॉन हमको जोड़ने पड़ेंगे, डी और एस के इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे। जब आप डी और एस के इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। इसको बोलेंगे हम 5th ग्रुप। क्या बोलेंगे, 5th ग्रुप। तो आप इस एलिमेंट को कहां रखोगे, ए ऑप्शन में, यानी कि जो आपका ग्रुप नंबर 5th है उसमें रखेंगे हम। ठीक है, और लेते हैं
अब देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी और इंडिकेट अगेंस्ट इट। तो हमको एक करेक्ट ऑप्शन बताना, कौन सा मतलब जो है कि कौन सा इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन है वो बताना है। कुछ जो है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, चारों के चारों अलग हैं। एक में आपका दिया हुआ है आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरे में दिया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तीसरे में दिया क्या दिया मेटेलिक आयनिक रेडियस, सॉरी इंक्रीजिंग रेडियस है, फिर इंक्रीजिंग आयनिक साइज। इनके बारे में हमको देखना कौन सा हमारा गलत होगा। तो ये आपका फेज 1 नीट 2016 का एक क्वेश्चन है हमारा, और इसमें पूछा है 2016 कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस the order of arrangement does not agree with the variation of property indicated against it। ये हमारे पास है। तो पहला हमारे पास है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये है हमारे पास इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। बी हमारे पास है आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। तो ये हमारे पास इसका हो गया है इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है। और सी हमारे पास है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम इंक्रीजिंग मेटेलिक रेडियस। ठीक है। और डी हमारे पास है Al+3 और आपका Mg+2 और यहाँ पे Na+, और उसके बाद है हमारे पास F- इंक्रीजिंग आयनिक साइज। ये रहा। तो इसमें से हमको क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑर्डर अरेंजमेंट डज नॉट एग्री, यानी कि कौन सा हमको बताना कौन सा ऑर्डर इसमें से सही नहीं है। तो आप इसको क्वेश्चन को देखो, वीडियो को पॉज करो एक बार और इसका आंसर टिक करो। अब मैं आपको इसका आंसर बताने जा रहा हूं। आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी जो है इंक्रीज करती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन के साथ। तो ये सेकंड पीरियड है, तो सेकंड पीरियड में बोरोन की ज्यादा होती कम होती एज कंपेयर टू बेरिलियम, और इसकी कम होती है कार्बन से, और इसकी कम होती है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की कम होती है नाइट्रोजन से, और उसकी कम होती है फ्लोरीन से। तो ये एक एक्सेप्शन है, और एक एक्सेप्शन हमारे पास ये है। ठीक है ना। तो देखेंगे हमारे पास यहाँ पर उसमें बोरोन है, कार्बन है, आपका नाइट्रोजन, तो बोरोन है, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, और फिर ऑक्सीजन है। ऐसे दिया हुआ है ना। तो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो हमारे पास देखो यहाँ पे ऑक्सीजन की होती है पहले, है ना, क्योंकि मैंने बताया था हाफ फील्ड जो फुल्ली फील्ड वाला होता है। तो ये ऑर्डर हमारा सही नहीं है। तो एक तो ऑप्शन ये हो जाएगा, नीट फेज 1 का था ये क्वेश्चन, और जो ये क्वेश्चन शायद कैंसिल भी हो गया था, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन हमारे सही हैं, और हमारा जो नीट में आता था उस वक्त जो है सिंगल टिक का आता था क्वेश्चन, तो इसलिए। अब यहाँ पे देखो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो मैंने क्या कहा था, क्लोरीन की हाईएस्ट होती है। किसकी होती है हाईएस्ट? क्लोरीन की। यानी कि पूरी टेबल में क्लोरीन की हाईएस्ट होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसमें तो ज्यादा दिमाग लगाने, इन्होंने फ्लोरीन की हाईएस्ट कर दी, जो कि यहां से हमको मालूम चल रहा है कि ये ऑप्शन गलत है, क्लोरीन की होनी चाहिए। तो हमारा एक ऑप्शन ये रहेगा।
अब हम मेटेलिक रेडियस की बात करें तो बात वही है कि अप टू डाउन मूव करने पर जो है मेटल का साइज इंक्रीज करता है। किसी भी ग्रुप में अप टू डाउन मूव करने पर साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम अप टू डाउन मूव करने पर इंक्रीज कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास ये साइज इंक्रीज करता रहेगा। तो ये हमारा सही है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। अगर हम इसकी बात करें तो इंक्रीजिंग आयोनिक साइज, तो मैंने कहा था कि निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा साइज बड़ा होगा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा साइज कम होगा। तो ये वाला ऑप्शन, ये वाला हमारा ऑर्डर सही है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज अगर यहाँ पे ज्यादा है तो इसका साइज भी ज्यादा होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो इसका साइज क्या होगा, कम होगा। तो ये हमारा सही ऑप्शन है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। तो ए और बी इसका आंसर रहेगा, ठीक है ना। अब 2015 का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इसमें पूछा है द स्पीसीज आर्गन, पोटेशियम पोटेशियम कैटायन एंड कैल्शियम कैटायन कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन विच ऑर्डर डू देयर इन रेडियाई इंक्रीज। तो किस ऑर्डर में रेडियाई इंक्रीज करती है। तो मैं ज्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन ना लिख करके शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, ये 2015 का क्वेश्चन है। इन विच ऑर्डर डू their radii increase। आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम 2+। बी हमारे पास है कि कैल्शियम 2+, आर्गन और पोटेशियम, और सी हमारे पास है Ca+2, K+ और आपका Ar, ओके। और डी हमारे पास है K+, Ar और आपका Ca+2। तो ये रहेगा। तो अगेन बात वही है कि आयनिक साइज, यानी कि अगर जो हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, तो मैं इसको लिख रहा हूं एक बार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीसीज हैं उसमें क्या है कि एनायन का जो साइज होता है वो सबसे क्या होता है, बड़ा होता है। उससे कम हमारा न्यूट्रल का होता है और उससे कम हमारे पास कैटायन का होता है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो यहां पे अगर हम देखें तो इस पर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है, तो इसका साइज इन्होंने सबसे बड़ा दिखाया, जो कि गलत ऑप्शन है, ओके है नहीं है। सबसे जिस पर पॉजिटिव चार्ज दिया ज्यादा उसका उस पर जो है साइज सबसे बड़ा दिखा, जो कि ऑप्शन गलत है। यहां पर पॉजिटिव चार्ज सिंगल पॉजिटिव चार्ज है और बीच में एक न्यूट्रल एटम है। तो मैंने क्या बताया कि न्यूट्रल जिस पर कोई चार्ज नहीं होगा तो सबसे पहले उसका साइज लेंगे, फिर सबसे कम जो छोटा साइज होगा जो कैटायन होगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उसका लेंगे। यानी कि इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, इस पर जीरो चार्ज होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, हमारे पास ये होगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आर्गन है, तो आर्गन का हमारा होना चाहिए था बड़ा, जो कि नहीं है, यहाँ पे इन्होंने दिया ही नहीं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास इस पर चार्ज पॉजिटिव, सॉरी जीरो, इस पर चार्ज पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव 2। तो देखेंगे हमारा यहाँ से चार्ज डिक्रीज कर रहा है। जब चार्ज डिक्रीज करेगा, जब पॉजिटिव चार्ज हमारा डिक्रीज करेगा तो उस केस में क्या साइज हमारा इंक्रीज कर रहा होगा। तो हमारे पास ऑप्शन ये वाला है, ओके। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देख ले तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज को साइज कर दिया बड़ा, जो कि ऑप्शन गलत रहेगा। तो हमारा ऑप्शन सी रहेगा, ठीक है। ओके आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इन डिक्रीजिंग आयनिक रेडियस अमंग द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सेम क्वेश्चन है, लेकिन क्या है कि कुछ इसमें एलिमेंट अलग अलग दिए हुए हैं। तो मैं अगर इसको यहीं पे कर लूं तो आप इसको एक बार देख लो, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा रब करने वाला हूं, ओके। तो ये वाला मैं रब कर रहा हूं, तो यहीं पे मैं सारे के सारे ऑप्शन लिख रहा हूं, इस चीज को आप ध्यान दें। तो द करेक्ट ऑर्डर पूछा है, इसमें जो पूछा है इन्होंने करेक्ट ऑर्डर पूछा है, करेक्ट ऑर्डर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। और ये क्वेश्चन हमारा 2010 का है, ओके। यहां पर हमारे पास है ए, यहां पर पहला है Ca+2,
K प्लस और आपका Cl माइनस, और B हमारे पास है Cl माइनस और आपका S2 माइनस, ओके, और आपका Ca प्लस 2 और आपका K प्लस। हमारे पास S2 माइनस और आपका Cl माइनस, और यहां पे हमारे पास K प्लस है और यहां पे Ca प्लस 2 है, और यहां पे हमारे पास है K प्लस और यहां पे है Ca प्लस 2 और यहां पर है Cl माइनस और आपका S2 माइनस। ये सारे के सारे नीट के क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि नीट में भी कितने हल्के लेवल से क्वेश्चन आते हैं। एक बार इसको देख लो, समझ लो, वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो आपने जो है इसको सॉल्व कर लिया होगा। तो क्या चीज है कि अगर हमारे पास क्या है कि अगर हम देखेंगे पहले इलेक्ट्रॉन, अगर मैं आपको दिखा दूं तो कितने कितने यहाँ पे भी 18 है, यहाँ पे भी 18 है, यहाँ पे भी आपके 18 है और यहाँ पे भी 18। ठीक है, तो ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होता है साइज कम होता है, न्यूट्रल का बीच में आता है, यानी एनायन का ज्यादा होता है, कैटायन का सबसे कम होता है, न्यूट्रल का इन दोनों के बीच में आता है। तो यहां पे देखेंगे कि यहां पे कैटायन का साइज सबसे बड़ा दिखाया, जो कि ऑप्शन गलत है। यहां पे देखेंगे Cl माइनस है, लेकिन S2 माइनस, इस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, इसका साइज सबसे बड़ा होना चाहिए, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे S2 माइनस का साइज सबसे बड़ा दिखाया गया और Ca2 प्लस का साइज सबसे छोटा दिखाया गया, उसके बाद यहाँ पर ये सही ऑर्डर में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन ये वाला रहेगा। इसमें देखेंगे तो ये वाला S2 माइनस का साइज सबसे छोटा दिखा दिया, जो कि हमारा गलत ऑप्शन। इस तरह से इसको हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देख लो इसको एक बार, आगे बढ़ते हैं। अगला हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन ऑफ द एलिमेंट। ऑक्सीजन है, सल्फर, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। ठीक है, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हमसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का करेक्ट ऑर्डर पूछा है। तो हमसे जो पूछा करेक्ट ऑर्डर, ये पूछा है हमारे पास 2010 का है ये वाला, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहां पे हमारे पास है क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, और बी हमारे पास है, यहां पे ऑक्सीजन है, सल्फर है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, और सी हमारे पास है फ्लोरीन, सल्फर और ऑक्सीजन, क्लोरीन, और डी हमारे पास है सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन। ये होगा। ओके, तो इसमें हमको करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का निकालना है। तो देखो मैंने क्या बताया था कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज करती है, अप टू डाउन मूव करने पर डिक्रीज करती है। मतलब कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर तो इंक्रीज करेगी, इंक्रीज, और अप टू डाउन मूव करने पर डिक्रीज कर रही होगी। तो देखेंगे हम यहाँ पे, अगर हम पहले जो पीरियड की बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन सेम पीरियड के हैं और क्लोरीन और सल्फर दो अलग पीरियड के, यानी कि एक सेकंड पीरियड के हैं और एक थर्ड पीरियड का है इसके अंदर। तो अगर हम ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करें तो ये है हमारे पास सेकंड पीरियड का, और सल्फर और क्लोरीन की बात करें तो ये है हमारे पास थर्ड पीरियड का। तो इसमें इस तरह से इंक्रीज करेगी, इस तरह से इंक्रीज करेगी, और यहाँ पे इस तरह से नीचे से ऊपर जाने पर इंक्रीज कर रही होगी। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑक्सीजन की कम होगी एज कंपेयर टू फ्लोरीन, और यहाँ पे सल्फर की कम होगी एज कंपेयर टू क्लोरीन। यानी कि दोनों ही केस में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो है जैसे जैसे लेफ्ट राइट मूव कर रहे होंगे इंक्रीज कर रही होगी। दूसरी चीज आपको पता है कि इन सब में क्लोरीन की हाईएस्ट होती है, तो हमारे पास क्लोरीन की सबसे ज्यादा हो जाएगी। ओके, अब जब हमारे पास क्लोरीन की सबसे ज्यादा हो जाएगी तो उसके बाद हमारे पास जो बचेगा फ्लोरीन और ये बचेगा ऑक्सीजन, क्योंकि ये सेकंड पीरियड के होते हैं, क्योंकि इनमें होगी, और सबसे कम जो रहेगी जो सल्फर है उसकी रहेगी। ये हमारे पास ऑप्शन रहेगा, और ये ऑप्शन हमारे पास
कहाँ पे, एक मिनट, सॉरी माय मिस्टेक, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। देखो क्लोरीन के तो हाईएस्ट होती है, अब उसके बाद जो रहेगी जो फ्लोरीन है उसकी रहेगी। अब इन दोनों में अगर हम बात करें तो जो सल्फर है उसकी होती है हाईएस्ट, क्योंकि ऐसा होता है कि सेकंड पीरियड जो एलिमेंट होते हैं, शायद मैंने बताया नहीं बताया मुझे याद नहीं है, लेकिन आप लोग एक बार चेक करना, नहीं है तो इसको लिख लेना कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थर्ड पीरियड एलिमेंट की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सेकंड पीरियड एलिमेंट। यानी कि अगर मैं कहूं आपसे, जैसे बोरोन और हमारे पास एल्युमिनियम एक ही जो ग्रुप है उसके अंदर आते हैं, ठीक है, तो ये है ग्रुप से, ये है पीरियड सेकंड और ये है पीरियड थर्ड। ओके, तो होना ये चाहिए, मैंने बताया कि नीचे आने पर डिक्रीज करती है, ये बात सही है बिल्कुल, लेकिन क्या है कि एक्सेप्शन केस यहाँ पे ये आता है कि इसमें एल्युमिनियम की ज्यादा हो जाएगी बोरोन से। ऐसे हमारे पास कार्बन है, सिलिकॉन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, यहाँ पे है ऑक्सीजन है, सल्फर है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, तो इन सब की अपने फर्स्ट एलिमेंट से ज्यादा होगी। यानी कि इसमें जो सिलिकॉन की ज्यादा होगी कार्बन से, फास्फोरस की ज्यादा होगी नाइट्रोजन से, सल्फर की ज्यादा होगी ऑक्सीजन से, क्लोरीन की ज्यादा होगी क्लोरीन से। ठीक है, ये हमारा जो ग्रुप के अंदर कंपेयर होता है, ये एक एक्सेप्शन है, इसको याद रखना। इसको चाहो तो लिख लो कि द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट। यानी कि थर्ड पीरियड एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होती है एज कंपेयर टू सेकेंड पीरियड एलिमेंट। तो इस केस में हमारे पास ये दोनों सेकेंड जो ग्रुप है, सॉरी सेम जो ग्रुप है उसके हैं, तो इसमें क्लोरीन की होगी ज्यादा। यहाँ पे अगर हम देखें ऑक्सीजन और जो वो है सल्फर, उसमें अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे सल्फर की ज्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगी, और उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन रहेगा, तो ये रहेगा, तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। पूछा है कि among the element with following electronic configuration which one may have the highest ionization energy। हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी ये हमको पता लगाना है। हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया हुआ है, तो हमको दिया हुआ है कि एक हमसे पूछा, ये 2009 का है क्वेश्चन, 2009, और हमसे पूछिए हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, ये रहेगा, तो हमारे पास है पहला नियोन है, और यहां पे 3s2 3p3, बी हमारे पास है 3s2 नियोन ही है सब में, और सी हमारे पास है आर्गन 3d10 4s2 4p3, और डी हमारे पास है के नियोन 3s2 3p1, सॉरी ये। ठीक है, तो इस सब चीजों में हमको पता लगाना है किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट होगी। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या बताया था कि मैंने कहा था कि लेफ्ट राइट मूव करने पर तो इंक्रीज करती है और अप टू डाउन मूव करने पर डिक्रीज करती है, एक तो मैंने ये बताया था। तो दूसरा मैंने कहा था कि फुल फील्ड और हाफ फील्ड की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पार्शियली फील्ड। तो देखो ये सारे के ये वाला भी थर्ड जो पीरियड है उसका है, यहां से हमको मालूम चला 3, ये भी हमारे पास जो थर्ड का है, ये हमारा फोर्थ का है, ये थर्ड का है। ठीक है, तो यहां से तो एक बात मालूम चली कि इसकी तो कम हो जाएगी। ओके, तो ये तो हमारा ऑप्शन से गया। अब हम देखेंगे इसमें कि यह 3p1, यह 3p2 और यह 3p3, तो ये वाला हमारे पास हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड होने की वजह से इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट हो जाएगी। अब जब आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट होगी तो हमारे पास आंसर यही वाला रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं।
हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम हैज द लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। हमसे पूछी लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी। अब देखो उल्टा पूछ लिया, लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी 2007 में पूछा गया है। लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी ये हमसे पूछा गया। तो इसमें क्या है कि पहला ऑप्शन हमसे पूछा है, हमको दिया है कि 1s2, 2s2 और 2p5, और B हमको दिया है 1s2, 2s2, 2p3, और C हमको दिया है 1s2, 2s2, 2p5, 3s1, और D हमको दिया 1s2, 2s2, 2p6। तो हमसे लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी पूछी गई है कि किसकी होगी। ठीक है, तो देखो लोएस्ट मतलब ये है कि अगर लेफ्ट राइट मूव करने पे इंक्रीज कर रहा है तो वो उसी के अकॉर्डिंग हम चेक कर लेंगे, अप राइट मूव करने पे डिक्रीज करती है उसी के अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे। तो पहले अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि ये वाला सब में 2 है, तो इसका मतलब ये सेकंड पीरियड का है, ये भी सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड वाले का आ गया, और ये वाला सेकंड जो पीरियड है इसका है ना। यहां से आपको मालूम चल रहा होगा क्योंकि ये यहाँ भी 2 है, 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 और मैंने जब एड्रेस लिखवाया था एलिमेंट का तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे n का क्या होता है मतलब। तो यहाँ पे ये सेकंड पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, और ये सेकंड पीरियड है, तो इनकी तो हाईएस्ट होगी आपस में। अब ये हम इनका अगर कंपेयर करते हैं तो वो जो चीज हमारी अलग है। ओके, लेकिन इसमें अगर देखेंगे तो ये वाला हमारे पास थर्ड पीरियड है, तो थर्ड पीरियड की हमारी लोवेस्ट होगी क्योंकि पहले सेकंड आता है उसके बाद फिर हमारा आता है थर्ड आता है, तो इस केस में हमारे पे सबसे कम इसकी हो जाएगी। अगर इसी में पूछ रहे तो हाईएस्ट किसकी है, तो हम देखेंगे फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड। जब पीरियड सेम हो जाता है तो हम देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें फुलफिल्ड होंगे उसकी हाईएस्ट होगी, तो ये वाला हमारे पास रहेगा हाईएस्ट क्योंकि इसकी फुल्ली फिल्ड है, तो डी वाले की हाईएस्ट हो जाएगी। उससे कम अगर पूछता तो हम देखेंगे जो 5 वाला है इसमें है क्योंकि जस्ट इसके पास है तो हमारे पास ए हो जाएगा, और उससे कम हमारे पास अगर चेक करेंगे तो हाफ फील्ड वाले का हो जाएगा बी, और सबसे कम हमारे पास सी वाले का हो जाएगा। तो ये हम एक ऑर्डर भी यहां से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन से क्वेश्चन बनता है, आप अपने हिसाब से भी सोच सकते हैं कि किस तरह से होगा, किस तरह से, बस आपको आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है आयनिक रेडियाई आर, मतलब अभी इसमें जो है इसमें इसमें 4 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, वो चारों के चारों स्टेटमेंट में लिख रहा हूं और मैंने ये नोट्स में लिखवाया है। ठीक है ना, मैंने ये नोट्स में लिखवाया, तो इसमें पूछा है आयनिक रेडियाई आर क्वेश्चन है हमारे पास, और जो कि क्वेश्चन आया था हमारा 2004 में आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा है आयनिक रेडियाई आर, तो ए ऑप्शन हमसे जो पूछा गया वो पूछा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो अब मैं देखो वहां पे थ्योरी के फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन मैं वैसे लिख रहा हूं कि सिंबॉलिक फॉर्म में, ताकि हमारा जल्द से जल्द हम इसको लिख दें। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ओके। और बी हमसे कहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसमें कहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये, और सी हमसे कहा है इन्हें कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये रहेगा, और डी हमसे पूछा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि जो आपका न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वो एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगता है। ओके, अब जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगता है, जितना ज्यादा फोर्स स्ट्रांग होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन आपस में उसको खींच रहे होंगे,
उतने क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को आपस में खींच रहे होंगे। जब इलेक्ट्रॉन आपस में खींच रहे होंगे तो साइज क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा और साइज जो है छोटा होने लगेगा। यानी कि हम कहेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा साइज उतना ही कम होगा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला ऑप्शन हमारे पास ये वाला है, ठीक है, तो ये रहेगा, ये वाला नहीं होगा। यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, कह रहा है कि साइज उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि ये आयनिक रेडियाई के बारे में बात कर रहा है, तो जो गलत है ये भी गलत है। तो हमारे पास आंसर ये वाला रहेगा सही, ठीक है। ये मेरे नोट्स में है, मैंने लिखवाया भी आपको। चलिए अब मैं कुछ ऑक्साइड्स की बात कर लेता हूं। मान ली मैंने कराया नहीं कराया, तो थोड़े से एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड्स, एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स। ओके, मुझे याद नहीं इस वजह से मैं करा रहा हूं क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि 2 टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं। एक तो होते हैं मेटेलिक ऑक्साइड्स, मेटेलिक ऑक्साइड्स, और एक होते हैं हमारे पास नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। ओके, जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, रिमेंबर ऑलवेज के वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे पास बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। मतलब वो वाटर के साथ रिएक्शन करने पर एल्कली देते हैं, बेस देते हैं। तो जो वाटर के साथ रिएक्शन करने पर बेस दें वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, और जो वाटर के से रिएक्शन करने पर एसिड दें वो उसको एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं उसको बोलते हैं हम एसिडिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स। अब एसिड और बेस के बारे में के बीच में एक तीसरी कड़ी और आती है जो होती है न्यूट्रल एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो तीसरी हमारे पास ये आती है, वो होती है हमारे पास, एक होता है न्यूट्रल और एक होता है एम्फोटेरिक। ऑक्साइड। अब यहां पे जो बेसिक ऑक्साइड्स हैं, मैं कहूंगा कि हमारे पास, जैसे कि हमारे पास Na2O है, K2O है, CaO है, MgO है, ठीक है। इस तरह के जो हमारे पास जो ऑक्साइड्स हैं ये होते हैं हमारे पास बेसिक ऑक्साइड्स। तो इसकी क्या स्पेशलिटी होती है कि इनको अगर हम वाटर से रिएक्शन करा दें तो ये हमारे पास NaOH में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें अगर हम वाटर से रिएक्शन करा दें तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसकी रिएक्शन वाटर के साथ अगर हम करा दें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसकी रिएक्शन हम इसमें ना रह गया, कुछ ऑक्साइड रह गया यहाँ पे, और यहाँ पे हम H2O लेंगे तो हमारे पास MgOH का होल ट्वाइस ये हो जाएगा। अब यहां पे देखो, अगर हम एसिडिक ऑक्साइड्स की बात करें तो एसिडिक ऑक्साइड में जैसे कि हमारे पास SO2 है, SO3 है, P4O10 या P2O5 ये भी होता है, ठीक है, और आपका Cl2O3 भी होता है। लेकिन हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, तो अगर हम इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कर दें तो हमारे पास बनता है H2SO3। वाटर के साथ अगर हम कर दें तो यहाँ बनता है H2SO4, और इसकी वाटर के साथ अगर हम रिएक्शन कर दें तो ये बनता है H3PO4, और यहाँ पे अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन कर दें तो ये बनता है H3PO4। ओके, ये तो हमारे ये रहे, इसको पहले आप उतार लो, उसके बाद में न्यूट्रल और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। अगर हम न्यूट्रल ऑक्साइड्स की अगर बात करें तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स में हमारे पास एक तो आता है कार्बन मोनोऑक्साइड,
दूसरा आता है हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड, ये होता है NO। ओके, और एक होता है नाइट्रोजन या नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ये होता है हमारे पास कार्बन मोनो ऑक्साइड, ये होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये होता है हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, अच्छा मुझे बताओ कि अब अगर हम एम्फोटेरिक की बात करें तो एम्फोटेरिक में हमारे कौन सा एक कॉमन ऑक्साइड जो हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा है? बताओ, आप लोग यूज करते हो, कौन सा होगा वो? वाटर। वाटर हमारा न्यूट्रल भी हम उसको बोलते हैं और उसको एम्फोटेरिक भी बोलते हैं। मतलब अगर मैं उसमें इसमें एग्जाम्पल लिखूं तो हमारे पास वाटर भी आता है एम्फोटेरिक में, और Al2O3 भी आता है, और यहां पे जिंक ऑक्साइड भी आता है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड भी आता है और लेड ऑक्साइड भी आता है, PbO लेड ऑक्साइड। ओके, और आपका सिलिकॉन ऑक्साइड भी आता है। ये जो होते हैं आपके सबके सब क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं, या हम बोलते हैं जो एसिड का बिहेवियर भी शो करते हैं और बेस का बिहेवियर भी शो करते हैं। जैसे वाटर है तो वाटर एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लेता है और बेस के साथ भी रिएक्शन कर लेता है। ठीक है ना, ये होते हैं। उतार लो इनको। ये हमारा चैप्टर कम ये था, मुझे लगा कि शायद इसको मुझे लिखवाना चाहिए तो मैंने लिखवा दिया। इस पे भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो आपके ये होते हैं, और मेटेलिक ऑक्साइड्स हमारे जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ये होते हैं विद सम एक्सेप्शन, लाइक जैसे कि हमारे पास एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है Al2O3 है, लेड ऑक्साइड है, और आपका जिंक ऑक्साइड है। ये आपके क्या होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं, मींस एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग। अभी जो केमिकल बॉन्डिंग है इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, इनको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। तो पहले तो हमको टाइप ऑफ बॉन्ड पढ़ना है। टाइप ऑफ बॉन्ड कौन कौन से पढ़ने? एक तो पढ़ना कोवलेंट बॉन्ड, पता नहीं हो गया नहीं हो गया है, कहाँ कहाँ मैंने कहा है। मैं एक बार जो है लेक्चर चेक कर लूंगा, शायद मुझे लगता है हो गया है। और फिर दूसरा हो गया हमारे पास आयनिक बॉन्ड, और तीसरा हमारे पास हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और उसके बाद हो जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, शायद ये हो गया, हाँ ठीक है, हाँ ये हो गए हैं। और उसके बाद हमको पढ़ना है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, क्योंकि मैंने ना उसमें फॉर्मल चार्ज के बारे में भी आपको सिखाया था मैंने। और तीसरा हमको पढ़ना है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT, और उसके बाद हमको पढ़ना है डाइपोल मोमेंट। ये जो जितने टॉपिक मैं यहाँ बता रहा हूं ये सब के सब हमारे क्या है? इंपॉर्टेंट है। ओके, और इन सब से पहले मुझे एक टॉपिक और लेके चलना है, वो है हमारे पास ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताऊंगा। और उससे पहले मैं एक चीज और लूंगा इसी के साथ साथ, इसमें है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। जो सिग्मा और जो पाई बॉन्ड है इसके बारे में हमें यहाँ पे बात भी करनी है थोड़ी सारी। ठीक है, तो अब इसमें अगर हमको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी पढ़नी है, या अगर हम सिग्मा और पाई बॉन्ड की अगर बात कर रहे हैं, तो अगर मैं बॉन्ड की बात करूं तो बॉन्ड जो है हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, ऑक्टेट थ्योरी हमारी हो चुकी थी, उसमें हमने किया था इसको। ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्ड था उसमें हमारे पास एक बॉन्ड होता है सिग्मा,
और एक बॉन्ड होता है हमारे पास पाई। क्या होता है, एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो हमारा जो बनता है, इट इज फॉर्म्ड बाय हेड ऑन, इसको हेड ऑन भी बोलते हैं और हेड टू हेड भी बोलते हैं, ओवरलैपिंग। ठीक है, इस तरह से हो रहा। ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड, तो इट इज फॉर्म्ड बाय लेटरल ओवरलैपिंग। इसको लैटरल भी आप बोलते हैं और साइड वाइज भी बोलते हैं, और साइड वाइज भी इसको बोलते हैं, ओवरलैपिंग। मतलब कि देखो सिग्मा बॉन्ड तो ऐसे बनता है, इसको बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग, और पाई बॉन्ड हमारा ऐसे बनता है, दिस इज कॉल्ड लेटरल ओवरलैपिंग। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज और, अब आगे बढ़ते हैं इसमें कि अगर हम लेंथ की बात करें, बॉन्ड लेंथ, रिमेंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पूछते हैं, तो ध्यान रहे सिग्मा बॉन्ड की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। बॉन्ड लेंथ, अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। और ये जो सिग्मा और पाई का है, लेकिन अगर हमारे पास एक साथ बहुत सारे बॉन्ड आ जाएं, उस केस में क्या होगा कि बॉन्ड स्ट्रेंथ अगेन, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ में आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है इसकी सबसे ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की सबसे कम, सिंगल बॉन्ड की उससे कम। क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड को आप आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन सेम टाइप के दो बॉन्ड आ जाएं तो उनको तोड़ना और भी मुश्किल होगा और ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी। हमारे पास क्या होता है, जो बॉन्ड होता है डबल, ये आपका ट्रिपल जो बॉन्ड होता है, तो इसमें दो बॉन्ड होते हैं पाई और एक बॉन्ड होता है सिग्मा। क्या होता है? सिग्मा होता है। रिमेंबर दिस। हमारे पास जो ये डबल बॉन्ड होता है, तो इस डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड होता है पाई, एक बॉन्ड होता है पाई और एक बॉन्ड होता है सिग्मा, और जो सिंगल बॉन्ड होता है ये वाला हमारा सिग्मा ही होता है। ठीक है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड में दो बॉन्ड हमारे पाई होते हैं और एक बॉन्ड सिग्मा होता है, और जो बॉन्ड डबल है उसमें पाई होता है और सिग्मा होता है, और इस सिंगल बॉन्ड में सारे के सारे बॉन्ड क्या होते हैं, हमारे सिग्मा होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, ये था। अब हम बात करेंगे इसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी की, जिसमें हम हाइब्रिडाइजेशन लेंगे sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। यानी कि मैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन लिख रहा हूँ। पहली होगी sp, फिर होगी sp2, फिर होगी sp3, फिर होगी sp3d, फिर होगी हमारे पास sp3d2, और यहाँ पे होगी sp3d3। इस तरह से रहेगी। ठीक है, ये सारी हमको बात करनी। ये टॉपिक जरा बहुत लंबा है। ओके, ये हमारा कल हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद सारे के सारे टॉपिक जो डिपेंड करते हैं वो इसी टॉपिक पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि हमारा डाइपोल मोमेंट है, तो डाइपोल मोमेंट हमारा तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि हमारा ये नहीं हो जाए, क्योंकि उसमें हमको स्ट्रक्चर पढ़ना होता है, इसलिए। ठीक है ना, तो चलिए आज के लिए काफी इतने, मिलते हैं कल इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज।